चलिए, दो एग्जाम्पल अपने हो गए थे ना, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, पर इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, ठीक है। देखो क्या बताया गया है, निम्नलिखित 5.1 का तुम्हारे पास क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन क्या सत्य है। यहां से पता है इस प्रश्नावली से केवल कितने अंक का आना है, 3 अंक का आना है। इस प्रश्नावली से केवल कितने अंक का निकल के आएगा, 3 अंक का, जिनमें से आपको क्या करना है, 1-2 अंक का क्वेश्चन आएगा, बाकी सब क्या रहेंगे तुम्हारे पास, बाकी एक ऑब्जेक्टिव आएगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा। देखो एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, सत्य सत्य में अपना कारण बताना है। क्या एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असत्य है। क्यों? क्योंकि एक देखो, क्योंकि क्या होगा, एक बिंदु से, अगर हम एक बिंदु की बात करते हैं तो एक बिंदु से चारों दिशाओं में असंख्य रेखाएं क्या की जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, ठीक है। चारों दिशाओं में हम क्या कर सकते हैं, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या हुआ, असत्य हुआ। दो भिन्न बिंदुओं से, मतलब दो अलग अलग बिंदु, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दो भिन्न बिंदुओं से हम क्या कर सकते हैं, असंख्य रेखा खींच सकते हैं, नहीं, दो भिन्न बिंदु से केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हुआ, असत्य हुआ। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये सत्य है। ये अपन लोग पढ़े भी हैं, कहाँ पढ़े हैं, अवधारणा में पढ़े हैं, ठीक ना। कौन सी अवधारणा, ठीक ना, दूसरी अवधारणा है ये। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, हाँ बिल्कुल सही है कि अगर दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। आकृति में ए बी बराबर पी क्यू, मतलब देखो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है, और ये वाला पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई, तो इसका मतलब ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब ये जो है वो इसके बराबर होगा। ये वाला भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक है। हाँ, तो आपको ये ध्यान देना है। अब उसके पश्चात ये आपका आ गया कौन सा क्वेश्चन नंबर, देखिए आप 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम इसलिए ले रहे हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास पहले हल करने वाला है, ये 2 अंक पे पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या बताया गया है, हल आप करेंगे, ठीक। दो बिंदु ए और बी के बीच, देखो दो बिंदुओं ए और बी के बीच में एक बिंदु सी स्थित है, बीच में स्थित है, खुद बताया है, ठीक है। और बताया है कि ए सी बराबर क्या है, बी सी है। मतलब क्या दिया है, अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, दो बिंदुओं ए और बी के बीच में बिंदु सी स्थित है, तो क्या है, ए सी बराबर क्या होगा, बी सी, ठीक है। आप देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, ए और बी के बीच में स्थित है तो ए से सी और सी से बी क्या हो, देखो ऐसा समझो, ठीक है। ये केस है, ये ए है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी है, और बीच में क्या स्थित है, सी, तो ए से सी और बी से सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, स्वाभाविक सी बात है ना। अब ये अपन उत्पत्ति में देख लेंगे, देखिए ये हुआ। सिद्ध क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख दीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये ध्यान देना है, ये सिद्ध करना है कि AC जो है वो क्या है, 1/2 AB के क्या है, बराबर है। ये चीज आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब आप चलिए उपपत्ति करिए, उपपत्ति कैसे आया, ठीक है। तो दिया, जो चीज दिया है, ठीक है, तो देखिए एक रेखा है, इस रेखा में एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है आपके पास, B है, और इस वाले पॉइंट में क्या दिया गया है, C दिया गया है, बीच में क्या स्थित है, C स्थित है। इस केस में क्या है, यहाँ पे देखिए आप बताएंगे क्या, इस रेखा पे क्या बताया गया था, ध्यान से देखना इधर, इस रेखा में क्या स्थित है, अगर हम देखें A से, जो देखो हल्ला नहीं ना, क्या दिया गया है, C जो है वो बीच में स्थित है, ठीक है, C कहाँ स्थित है, बीच में स्थित है, तो A से लेके C और B से लेके C आपस में क्या हुए, बराबर, AC और क्या हुआ, BC आपस में क्या है, बराबर। अब AC लाना है अपन को, तो हम एक काम करते हैं, देखो AC दिमाग लगाइए कि अगर हम इधर 2 का गुणा कर दें तो 2AC हो जाएगा, तो 2AC कब आएगा, जब हम दोनों पक्ष में AC क्या कर दें, जोड़ दें। तो आप क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, AC जोड़ने पर, और जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AC हमारा पहले से था, AC फिर से आ गया, ठीक है। देखो AC पहले से था, धन AC कर दिया, BC है तो हमने क्या किया, AC कर दिया, BC हमारा पहले से था, धन हमने कर दिया ना, जोड़ दिया। अब ध्यान से देखते जाइए, इस केस में क्या हुआ, पास AC मिलके कितना हुआ, 2AC, और AC और BC देखिए, A से C और B से C किसके बराबर हुआ, AB के, ये किसके बराबर हुआ, AB के। आप बता सकते हैं, देखिए AB के ही तो 2 टुकड़े हैं ना, AC और BC, ठीक ना, तो AC और धन क्या हुआ, BC, AC और BC किसके बराबर होंगे, AB के बराबर होंगे। भैया AC और BC जो है वो किसके, AB के बराबर होगा कि नहीं होगा,
ठीक, अब ये गुणांक कहाँ जाएगा, बटे में, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और ये क्या कहलाया AB। और यही चीज आपको क्या करना था, PROVED प्रूव्ड करना था। आई बात समझ में हमने क्या कहा, ठीक है, ये हुआ। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4, फिर आप 5.1 का। अब हम इसमें चलते हैं, इसमें आप देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे, डायग्राम भी आपको बना के दे देगा, ठीक है, जिस क्वेश्चन में डायग्राम है दे देगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब आप देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हल। क्या बताया है कि ACBD के बराबर है, ठीक है, आप देख लीजिए दिया है, ठीक है, क्या दिया है, आप डायग्राम भी बना दीजिए थोड़ी से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके पास है, बात समझिएगा, ये है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट क्या है D। क्या दिया है आपके पास, यहाँ पे ये डायग्राम दिया था, और इसके बाद तुमको क्या करना है, ध्यान देगा, सिद्ध करना मतलब ये लेके आना है। तो आपके पास क्या बताया है कि भैया जो A से C है, जो A से C है वो किसके, B से D के बराबर है। ये किसके बराबर, B से D के बराबर है, ठीक है। हाँ, तो ये दिया गया। अब थोड़ी सी ध्यान से देखना, मैं एक अपने तरीके से थोड़ी सी नॉर्मल से बता रहा हूं आपको। देखिए यहां से A से लेके C है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, A से ले B से लेके क्या है D है, ठीक है। हमने हमारे पास क्या दिया है, AC बराबर BD, ये दे रखा है, ठीक है, चित्र में ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, कि AC जो है BD बराबर, मतलब यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक दिया है। अब आप ये बताइए A से C में अगर हम देखें तो हमारे पास अतिरिक्त यहाँ पे कौन सा बिंदु बच रहा है, BC बचा। तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, क्योंकि हमको ये लेके आना है, ठीक। तो पहली चीज तो ये आप बता सकते हैं कि आपको दिया है, ये लीजिए, इसमें हम एक काम किए कि ये आपके पास, इसको हमको मिटाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, और ये आप बताएंगे ये है दिया हुआ है। अब हम दोनों पक्षों में, पता है, ये BC वाला पोर्शन घटा देते हैं। क्या घटा रहे हैं, आप लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों में BC क्या करने पर, घटाने पर। ऐसे नॉर्मल दिमाग लगाइएगा कि A से C बराबर है B से D के, मतलब दोनों में एक्स्ट्रा पोर्शन बच रहा है, अंदर की ओर बच रहा है BC बच रहा है ना, तो हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, BC घटा रहे हैं। तो BC घटाएंगे तो देखो AC माइनस क्या हुआ BC, और BD माइनस क्या हो जाएगा BC। अच्छा देखो A से C में हम BC को घटा रहे हैं, देखो A से C में हमने क्या किया, इस BC को घटा दिया, समझना। तो क्या बच रहा है, AB, क्या बच गया AB, ठीक है। अब देखो BD में से, ये BD था, ठीक है, यहाँ से ये क्या है BD में से हम BC घटाए तो क्या बच गया CD, क्या बच रहा CD, उधर वाला पोर्शन बच गया ना, तो क्या हुआ CD। और यही चीज क्या करना था, प्रूव करना था, PROVED प्रूव। देखो वही चीज लेके आना, तो प्रूव तो हो गया। तो ये आपको नहीं बनाना होगा, ठीक है, ये आप जो बना रहे हैं ये नहीं बनाना होगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको, और कुछ नहीं। आप ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, दिया है करके, और ये आपके पास दिया था, ठीक, और ये आपके पास क्या है दिया हुआ है, प्रश्न में पहले से दिया है, और दोनों पक्ष में आपने BC घटाया, BC घटाने के पास पता चल गया कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आई बात समझ में, 2 अंक के लिए काफी अच्छा सवाल है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, मतलब कि ये हुआ, साथ ही तो प्रश्न है, इसका अतिरिक्त तो प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो थोड़ी सा हमको बुक उठाना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक, ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां से भी डिफिनेशंस पूछी जा सकती हैं 2 अंक के लिए, ध्यान रखना है। टोटल यहां से 3 अंक का आएगा, है, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रत्येक की परिभाषा देनी है, प्रत्येक की क्या करनी है आपको, परिभाषा देनी है। क्या क्या है, समांतर रेखा, लंब रेखा, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। अब आपको क्या करना है, परिभाषा देना है, तो चलिए दे दीजिए परिभाषा। देखिए पहले नंबर में किसकी परिभाषा देनी है, समांतर रेखा की, ठीक है, किसकी, समांतर रेखाएं की। अच्छा समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, 2 सीधी रेखाएं जिनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त ना हो,
ठीक है, या एक भी उभयनिष्ठ बिंदु। अच्छा, उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है ना, तो जहां पे काटती हैं वही प्रतिच्छेद बिंदु को हम उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, उसी प्रतिच्छेद बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो दो सीधी रेखाएं जिनमें एक भी क्या ना हो, एक भी उभयनिष्ठ बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे। यानी दो रेखाएं ना जिनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त ना हो या ना हो ना, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? दो सीधी रेखाएं जिनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त ना हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, मतलब दो सीधी रेखाएं, ठीक है, सीधी रेखाएं जिनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त ना हो। ठीक है, दो रेखाओं में एक ही उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होता है, ठीक ना। अगर मान लो धोखे से थोड़ा सा भी तिरछा बना दोगे ना आप, तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के काट देंगे। लेकिन हमको दो ऐसी सीधी रेखाएं चाहिए जिनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त ना हो, क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। आप ऐसा भी परिभाषित कर सकते हैं कि दो ऐसी रेखाएं, ठीक है, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड नंबर में आपके पास देखिए क्या दिया गया है? लंब रेखाएं। क्या? लंब रेखाएं। पता है? अच्छा, समांतर रेखा में आपको डायग्राम बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। समांतर रेखा का डायग्राम आप बना दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं, और ये एक दूसरे को क्या है? कभी भी नहीं काटेंगी। क्लियर हो मैंने क्या कहा? ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं, ये सीधे चलती जाएंगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। सेकंड नंबर में आप देखिए लंब रेखाएं, ठीक ना, यानी जब एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उन्हें हम लंब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जब एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसे लंब रेखाएं कहते हैं, तो उसे लंब रेखा कहते हैं। ठीक, इस केस में तुम्हारे पास क्या हुआ? अगर हम देखें तो देखिए एक ये है, तो देखिए एक रेखा जो है कितने डिग्री का कोण बना रही है? यहाँ पे 90 का। ये पहली रेखा है। ये कौन सी रेखा है? पहली रेखा। और ये कौन सी है? दूसरी रेखा। ठीक है, जब पहली रेखा दूसरी रेखा पर क्या करती है? 90 डिग्री कोण बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लंब रेखा। मतलब ये लंब रेखा हो गई। ठीक है, थर्ड केस क्या है तुम्हारे पास? रेखाखंड। ठीक है, तीसरे नंबर में अगर हम देखते हैं तो क्या बात हो रही है अपने पास? रेखाखंड। अच्छा, रेखाखंड की बात अगर हम करते हैं तो जब क्या होता है? जब एक रेखा के क्या होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक ना, जब एक रेखा में क्या होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। लिखवाया था ना डेफिनेशन, जब एक रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं, फोन कर दो। देखो, जब एक रेखा के दो अंत बिंदु हों, ठीक है, तो उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं। गेट बंद करो। देखो, एक रेखा था, इसके दो अंत बिंदु आ गए। ठीक है ना, जब एक रेखा के दो अंत बिंदु हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। एक रेखा था, इसके कितने अंत बिंदु आ गए? दो अंत बिंदु। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। थर्ड केस क्या है? थर्ड के बाद फोर्थ केस क्या है? वृत्त की त्रिज्या, है ना। चौथे नंबर में किसको परिभाषित करना है? वृत्त की त्रिज्या। आप थोड़ी सी डायग्राम बना के देख लीजिए ना। देखिए, ये वृत्त का क्या है? केंद्र। ये क्या है? परिधि। ये क्या है? परिधि। ये क्या है? केंद्र। ठीक, तो और ये क्या कहलाया? आप ऐसा परिभाषित कर सकते हैं कि वृत्त के केंद्र
से परिधि की बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आप क्या बता सकते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक, वृत्त, देखो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि, मतलब ये केंद्र है, केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चौथे नंबर में क्या बोला है, चौथा था ना ये 5वां नंबर है ना, क्या है, वर्ग। देखो नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, एक ऐसी चतुर्भुजाकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है, आप क्या बताएंगे, एक ऐसी चतुर्भुज आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है, यानी एक ऐसी चतुर्भुज आकृति जिसका प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो और जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। और ये सभी डिफिनेशंस क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। देखो 2 नंबर में किसी के बारे में पूछ सकता है कि समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए, लंब रेखाओं को परिभाषित कीजिए, या वर्ग क्या परिभाषित कीजिए, वृत्त की त्रिज्या क्या परिभाषित कीजिए, क्योंकि 2 अंक का यहाँ से आना है और अवधारणाएं याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक ना, तो यूक्लिड की पहली अवधारणा क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक निश्चित सरल रेखा खींची जा सकती है। दूसरा क्या था तुम्हारे पास, एक शांत रेखा से हम क्या कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीसरा क्या है, किसी को केंद्र और किसी को त्रिज्या मानकर ठीक हम क्या कर सकते हैं, एक वृत्त बनाया जा सकता है। और चौथा क्या था तुम्हारे पास, प्रत्येक समकोण कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक समकोण कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। ठीक ना, एक दूसरे बराबर होंगे। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आगे, लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, दी हुई अवधारणा पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या विचार करना है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। क्या ऐसा संभव है कि अपने पास सपोज दैट, ये पहला कॉन्सेप्ट है कि दो भिन्न बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पे ए है और एक बिंदु यहाँ पे क्या है, बी। ठीक है, एक ए और एक क्या है, बी। बोल रहा है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ए और बी के बीच में सी ही स्थित हो? ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसे तो असंख्य बिंदु हो सकते हैं ना यहाँ पे जो स्थित हो। ऐसा तो हो सकता है कि सी फंस जाए जो मध्य बिंदु हो, ठीक ना, बीच में आगे फंस रहा हो जो मध्य बिंदु हो। तो ऐसा तो कहीं पे हमने पढ़ा ही नहीं है अवधारणा में, ठीक ना, कि दो बिंदु के बीच में हमेशा एक बिंदु ऐसा, मतलब एक कोई बिंदु नाम दे दे कि सी मध्य बिंदु में ही होगा, ठीक है, बीच में ही होगा, ऐसा तो है ही नहीं। फिर भी बोला कि यहाँ कम से कम 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, क्या इन अभिधारणाओं पर कोई अपरिभाषित शब्द है? ठीक, क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अवधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं? ये जो दोनों कॉन्सेप्ट दिया है ये यूक्लिड की अवधारणा से भिन्न है। यूक्लिड की अवधारणा में क्या हमने ऐसा पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। यूक्लिड की अवधारणा तो ऐसी थी ही नहीं ना। ठीक है, तो क्या बोला गया है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? हाँ, ये अवधारणाएं अविरोधी हैं और ये यूक्लिड की अवधारणाओं से क्या है, भिन्न है। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। हाँ ठीक, ये अभिधारणाएं
अविरोधी, विरोधी, अविरोधी हैं। ठीक है, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से भिन्न है। बस इतना आपको बताना है और दूसरा कोई काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। बाकी तो मैंने बता दिया, 6वां नंबर तक तो बता ही दिया हूं, है ना। एक 7वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। यूक्लिड की अपग्रहीतों की सूची में दिया हुआ अपग्रहीत 5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हल करते हैं, तो अभिग्रहीत 5 क्या था? अभिग्रहीत 5 क्या है? पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। पूर्ण हमेशा अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। फिर बोला गया यूक्लिड के अपग्रहीतों में सूची में दिया हुआ अपग्रहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ठीक ना। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखो 5वीं अपग्रहीत अगर हम देखें तो पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। पूर्ण जो है वो अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये पता है। अब इसमें रीजन पूछ रहा है कि यह सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ठीक ना। तो ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो ब्रह्मांड अगर एक कुल मिला के अगर देखें ये पूर्ण ब्रह्मांड हुआ, तो उसका प्रत्येक भाग जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या है? यानी ब्रह्मांड जो है वो क्या है? यहाँ के प्रत्येक भाग से क्या है? बड़ा ही तो है। ठीक है, तो रीजन पूछ रहा है कि यूक्लिड के अपग्रहीतों की सूची में दिया हुआ अपग्रहीत जो 5वां अपग्रहीत है वो सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? क्योंकि क्या होता है? अपग्रहीत क्या था? पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये तो हमेशा सत्य है। अगर हम देखें ब्रह्मांड से कंपेयर करिए, आप ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अगर हम एक भाग देखें, पृथ्वी को एक पार्ट मान लें, ठीक ना, या सूर्य को एक पार्ट मान लें, ठीक ना, तो पूरे ब्रह्मांड से जो की बात कर रहे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड पूर्ण रूप आ गया। ठीक ना। और ये छोटे से उसके क्या है? भाग है। तो जो पूर्ण होता है वो हमेशा क्या होता है? अपने भाग से क्या होता है? अपने छोटे मोटे भाग से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है? सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो यहाँ पे 5वां अपग्रहीत ये है। लिखेंगे आप, पूर्ण अपने भाग से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए यूक्लिड की 5वीं अवधारणा सर्वव्यापी सत्य मानी जाती है। देखो पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है, इसलिए यूक्लिड की यह धारणा क्या होती है? सर्वव्यापी रूप से सत्य मानी जाती है। ठीक है, बस इतना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मेन तुम्हारे पास सिर्फ यही है। सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, ठीक ना, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, और तुम्हारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये इनमें से कोई ना कोई आएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में से डिफिनेशन पूछेगा। इसके अतिरिक्त फिर तुमसे कुछ ना पूछेगा, सत्य सत्य के रूप में अवधारणाओं को पूछ लेगा। ठीक है, बस।